हेलो, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम शुरू करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैसे कि हमारी नई सीरीज हमने शुरू की है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इसकी पहली वीडियो भी आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो आप हमारे चैनल पे जाएं, डिलाइट आईएएस, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज ये हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जैसा कि यूपीएससी का ट्रेंड चलता आ रहा है, उसी बेस पर ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारी बाकी वीडियो नहीं देखी है तो पॉलिटी से रिलेटेड भी एक सीरीज चल रही है, जहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। तो जाइए और चैनल पे सभी वीडियोस का लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, अपनी सीरीज शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्षोभ मंडल में उपस्थित गैसीय और कणकीय प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है और प्रकाश संश्लेषण की दर को यह धीमा कर देती है। ठीक है, वहीं सेकंड दिया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। वहीं थर्ड दिया गया है कि प्रदूषित वायु में कणकीय पदार्थ की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण को सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड में उत्प्रेरित करती है। जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है सी, अर्थात 1 और 3 जो है इसमें पूछा गया है कौन से कथन सही है, तो 1 और 3 एकदम करेक्ट हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बात करें वायु में उपस्थित अवांछित ठोस या गैसीय कणों के बारे में, तो ये गैसीय कणों के कारण क्षोभ मंडल प्रदूषित होता है और प्रदूषित हो रहा है। क्षोभ मंडल में निम्नलिखित प्रमुख गैसीय और कणकीय प्रदूषक उपस्थित होते हैं, जैसे कि गैसीय वायु प्रदूषक जिनमें आते हैं सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कार्बन के ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब जो हैं ये गैसीय प्रदूषक हो जाते हैं। वहीं कणिकीय जो प्रदूषक हैं वे होते हैं धूल, धूम्र, कोहरा, फुहारा, ठीक है, धुआं इत्यादि। तो जो सल्फर के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा ईंधन के जलने पे क्या होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। इनमें प्रमुख स्पीसीज भी होती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है। यह एक गैस है तथा जंतुओं और पौधों दोनों को ये विषैली, इन दोनों के लिए क्या है, ये विषैली है। इसलिए क्या किया गया है कि ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा बंद किया गया है। जैसे कि आपको पता है पहल योजना है ना, जहाँ पे सिलेंडर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो उसमें इसी चीज़ के लिए कि एनवायरनमेंट को प्रदूषित होने से बचाया जा सके, तो ईंधन चूल्हा जो आप जलाते हैं, गांव में जलाते हैं, वो सब बंद कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करें इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अंटार्कटिक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत इस संधि का संस्थापक पक्षकार है। वहीं सेकंड स्टेटमेंट है कि यह अंटार्कटिका को एक प्राकृतिक भंडार के रूप में नामित करता है, जो शांति और विज्ञान के लिए समर्पित है। हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पूछा गया है कि इस उपयुक्त कथनों में से, पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अर्थात स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो हो जाता है गलत। वो क्यों गलत है देख लेते हैं। अंटार्कटिक जो संधि है वो 1 दिसंबर 1959 में वॉशिंगटन में 12 देशों के द्वारा हस्ताक्षर इस पर किया गया था। यह जो है 1961 में लागू हुई और तभी से कई अन्य राष्ट्रों द्वारा इसे स्वीकार किया गया। बात करें भारत के बारे में तो संधि के पक्षकारों की कुल संख्या भारत सहित 54 हो गई है, लेकिन इसका यह संस्थापक पक्षकार नहीं है, इसमें बाद में इसका पक्षकार बना है। ठीक है, ये 12 संस्थापक जो देश हैं उनमें भारत नहीं था। ठीक है, और 12 जो संस्थापक देश हैं उनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, यूएसएसआर, ठीक है, ब्रिटेन और संयुक्त अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका इसके 12 संस्थापक देश थे। तो ये पूछ क्या रहा है, भारत इस संधि का संस्थापक पक्षकार है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बाद में भारत इसमें शामिल हुआ था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी वर्ट, ठीक है, सी वर्ट इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, सी वर्ट इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली संबंधित है किससे है? ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कि सी वर्ट किससे संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है सी, अर्थात सी वर्ट मानव शरीर पर आयनकारी विकिरण के जैविक प्रभाव के मापन से हुए हैं। हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, जैसे कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत से संबंधित मापन से, या विभिन्न जल निकायों में पारा संदूषण के स्तर मापन से, या फिर मानव स्वास्थ्य पर जल परिवर्तन का प्रभाव मापन से। तो जिसमें सही आंसर है वो है सी, मानव शरीर पर आयनकारी विकिरण। अब इस पर बात कर लेते हैं कि विकिरण क्या है, ठीक है, आयनकारी विकिरण क्या है जिनका जैविक प्रभाव मानव शरीर पर होता है, उसके मापन के लिए यूज की जाती है। तो विकिरण से होने वाली जैविक क्षति देखें तो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि अनावरण का समय, विकिरण की तीव्रता, आयनकारी विकिरण का प्रकार, जैसे कि अर्थात इसकी जो भेदन क्षमता है, ठीक है, विकिरण से बाहर क्या विकिरण बाहर से निकल रहा है या मानव शरीर के अंदर से निकल रहा है। यदि क्वेश्चन देखें तो इन कारकों के कारण अवशोषित विकिरण जो है, जिसमें डी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, शरीर के एक क्षेत्र में संचित ऊर्जा की मात्रा और शरीर के विकिरण को अवशोषित करने वाले हिस्से के द्रव्यमान के अनुपात होता है। बात करें आगे इसके बारे में, तो जैविक प्रभाव को मानक, ये जो है ये साइंस से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। सीवर्ट में, सीवर्ट का जो प्रतीक है, ठीक है, वो SV है, ठीक है, SV। और क्या है, समकक्ष डोज को इसकी क्या कहा जाता है, SI कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके परिणाम को जूल प्रति किलोग्राम के बराबर इसका होता है। सीवर्ट आयनकारी विकिरण के बेतरतीब ढंग से निर्धारित प्रभावों को प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि एक उत्तक भार कारक द्वारा समायोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं करेंगे, इतना ही बात कर लेते हैं। आगे देखते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। हमारा क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिलेक्टिव कलेक्टिंग रिडक्शन अर्थात SCR नामक तकनीक का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं जल्दी से। ए दिया गया है कि यह एक ऐसी तकनीक है जो NOx को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने के लिए अमोनिया का उपयोग करती है, ठीक है। वहीं बी दिया गया है कि यह एक ऐसी तकनीक है जो हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। वहीं सी दिया गया है कि यह एक ऐसी विधि है जो वायु में अशुद्धियों को दूर करने के लिए विद्युत आवेश का उपयोग करती है। वहीं डी दिया गया है कि यह एक ऐसी तकनीक है जो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है ए, अर्थात यह एक ऐसी तकनीक है जो NOx को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने के लिए अमोनिया का प्रयोग करती है। कौन सी, सिलेक्टिव कलेक्टिंग रिडक्शन। इसके बारे में बात करें, सेलेक्टिव कलेक्टिव रिडक्शन ये वर्तमान में बहुत व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक है, जिसमें एक कन्वर्टर में उत्प्रेरक की उपस्थिति में NOx को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने हेतु अमोनिया को अपचयित करने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। यह उत्प्रेरक आमतौर पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड और टंगस्टन ट्राइऑक्साइड का मिश्रण होता है, इसलिए हमारा जो ए है वो सही हो जाता है। और बात करें SCR के बारे में, SCR फ्लू गैसों, बिजली स्टेशन और औद्योगिक संयंत्रों में ईंधन या अन्य सामग्रियों में जलने के लिए भी जलने से उत्पन्न गैसों का भी एक मिश्रण माना जाता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया बहुत महंगी है और इससे संबंधित अमोनिया अंतरिक्ष क्षेपण के परिणाम स्वरूप निकास मार्ग में अमोनिया स्लिप स्ट्रीम उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि हमने सारी बातें इस बारे में जान ली हैं। अगर आपको दोबारा से सुनना है तो आप वीडियो को बैक भी कर सकते हैं, आप दोबारा से सुन सकते हैं। बात करें ब्लैक कार्बन के बारे में कि ब्लैक कार्बन के संदर्भ में क्वेश्चन है, ब्लैक कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या दिया गया है। यह एक गैसीय पदार्थ है जो जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, ठीक है।
वहीं हमें दिया गया है सेकंड, ये वातावरण में समय की एक छोटी अवधि के लिए रहता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है। सी दिया, थर्ड दिया गया है कि यह के पृथ्वी की सतह के एल्बिडो, ठीक है, बिलो नहीं है, ये एल्बिडो है, एल्बिडो को यह कम करता है जिससे तापमान में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर यदि देखें तो इसका आंसर हो जाता है सी। एक सेकेंड रुकिएगा, आंसर हो जाता है सी, अर्थात सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है ब्लैक कार्बन के बारे में। वहीं फर्स्ट जो है वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। पूछा गया है कि कौन सा सही है। बात करें ब्लैक कार्बन के बारे में, तो ब्लैक कार्बन एक गैस नहीं है बल्कि एक कण है। यह जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन से उत्सर्जित कालिक का एक घटक है, ठीक है। तो ये गैस नहीं है, यह एक कण है, इसलिए ही हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, देखिए कहाँ कहाँ छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। गैसीय पदार्थ नहीं, कणीय है, ठीक है। इसी वजह से हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मीथेन के साथ ब्लैक कार्बन उन दो ग्रीन हाउस योगदानकर्ताओं में से एक है जिसे वैश्विक समुदाय द्वारा आर्कटिक के पिघलने से पहले ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु तत्काल कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ब्लैक कार्बन बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे वातावरण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। समुद्री स्नोट के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 6 है आपका। समुद्री स्नोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है, ये बड़े पैमाने पर प्रवास के दौरान व्हेल द्वारा छोड़ी गई अपशिष्ट सामग्री को संदर्भित करता है, ठीक है। सेकंड दिया गया है कि ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यधिक लाभदायक है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाता है डी, न तो एक नहीं दो। तो समुद्री स्नोट जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पिछले कुछ महीनों से तुर्की का मरमरा सागर एक नई चुनौती के सामना कर रहा है, ठीक है। काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाला जो मरमरा सागर है, इसके बारे में पीसीएस, यूपी पीसीएस लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, मरमरा सागर के बारे में, ठीक है। मरमरा सागर समुद्री स्नोट से ढक गया है जिससे नई पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न हो भी गई हैं। जैसे कि और बात करें समुद्री स्नोट के बारे में, तो समुद्री स्नोट को सबसे पहले 2007 में तुर्की में देखा गया था। इसे समुद्री कफ के रूप में भी जाना जाता है। ये क्या है, इसकी पे देख लेते हैं। ये एक मोटी चिपचिपी स्लेटी भूरे रंग की एक चादर है जो मृत और जीवित कार्बनिक पदार्थों द्वारा बनती है, और यह पंख तब बनता है जब शैवाल गर्म मौसम में पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, और यह गर्म मौसम वैश्विक तापन के कारण होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। वहीं और बात करें तो पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पादप जो पलवक हैं उनके अत्यधिक उत्पादन तथा घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित डंपिंग के कारण यह संकट जन्मा है, ठीक है। तो इस बारे में हमारी जो जानकारी थी वो हमने प्राप्त कर ली। यूपीएससी 2000, ऐसा नहीं है कि आपसे भी 2022 का ही करंट पूछेगा, 2021 का भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए समुद्री स्नोट क्या है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह एक निर्दिष्ट तापमान में पर जल में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों के विखंडन हेतु सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। सेकंड दिया गया है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड माप का उपयोग एक विशिष्ट स्थान के लिए आवश्यक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के आकार के संकेतक के रूप में किया जाता है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी। इसमें पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाता है बी, अर्थात केवल दो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है। बात करें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो यह एक परीक्षण है जो जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों और अमोनिया या नाइट्रेट जैसे कार्बनिक पोषक तत्वों को रासायनिक रूप से ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, आर्सेनिक प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि आर्सेनिक में कोई गंध या स्वाद नहीं होता है। वहीं सेकंड दिया गया है कि आर्सेनिक एक कैंसर जनक अभिकर्ता है। थर्ड है कि भारत की नदियों में पाया जाने वाला सर्वाधिक सामान्य भारी धातु प्रदूषक है। तो बात करें इसके आंसर के बारे में, पूछा गया है कि
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, अर्थात फर्स्ट एंड सेकंड जो है स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। आर्सेनिक के बारे में बात करें तो आर्सेनिक भूपर्पटी का एक प्राकृतिक घटक है जो वायु, जल और भूमि सहित संपूर्ण पर्यावरण में व्यापक रूप से वितरित होता है। अपने अकार्बनिक रूप में यह अत्यधिक विषैला होता है। संदूषित जल पीने, उससे भोजन पकाने और खाद्य फसलों की सिंचाई करने से, औद्योगिक प्रक्रिया आदि में इसका यूज करने से, संदूषित जल का उपयोग करने से क्या होता है कि लोगों के बीच में ये संपर्क में आता है, जिससे कि कैंसर के बनने के चांसेस हो जाते हैं। और आर्सेनिक में कोई स्वाद नहीं होता, गंध नहीं होता, और कोई व्यक्ति अनजाने में ही इसके संपर्क में आ सकता है। इसलिए जो कथन हमारे सेकेंड फर्स्ट हो जाता है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने आर्सेनिक और आर्सेनिक के यौगिकों को मनुष्य के लिए कैंसर जनक के रूप में वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है कि पर्यावरण के संदर्भ में कार्बन मूल्य निर्धारण का सर्वोत्तम वर्णन करता है, कौन करता है? यहाँ हम देख लेते हैं। हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए दिया गया है किसी क्षेत्र में ऊर्जा उत्सर्जनों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने हेतु किए गए नीतिगत उपायों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उस क्षेत्र के बाहर उत्सर्जन में वृद्धि होना। सेकंड दिया गया है, बी दिया गया है कार्बनिक पदार्थों में मौजूद कार्बन की मात्रा के संदर्भ में उन पदार्थों की पर्यावरणीय लागत का आकलन करने का अभ्यास। सी दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए करों का भुगतान करने से बचने हेतु उत्सर्जन के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कर चोरी तंत्र। और डी आपको दिया गया है, ये बाह्य नहीं है, बाह्य है, ठीक है, बाह्य लागतों, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। चलिए, बाह्य लागतों को किसी इकाई द्वारा उत्सर्जित उत्सर्जनों के प्रति निर्दिष्ट स्थानांतरण करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों से होने वाले नुकसान के बोझ को स्थानांतरित करना, ठीक है। तो कार्बन मूल्य निर्धारण का सर्वोत्तम जो वर्णन करता है वो है ऑप्शन डी, अर्थात बाह्य लागतों वाला, ठीक है। ये डी आपका सही हो जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन 10 एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ब्लू कार्बन पारितंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक तटीय ब्लू कार्बन पारितंत्र की कार्बन प्रच्छादन क्षमता उष्णकटिबंधीय वनों की कार्बन प्रच्छादन क्षमता से अधिक होती है, ठीक है। वहीं सेकंड दिया गया है कि ब्लू कार्बन पहल ब्लू कार्बन पारितंत्रों को सुरक्षित करने के लिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल की एक पहल है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ये जो सी है ऑप्शन हमारा 1 और 2 ये करेक्ट हो जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। बात करें तटीय पारितंत्र के बारे में, तो तटीय पारितंत्र जैसे मैंग्रोव, ज्वारे, कच्छ और समुद्री घास के क्षेत्र कई लाभ एवं सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ये पारितंत्र वायुमंडल और महासागर के तटीय ब्लू कार्बन की बड़ी मात्रा में प्रच्छादन एवं भंडारण करते हैं, इसलिए अब इन्हें जलवायु परिवर्तन का शमन करने में अपनी भूमिका के रूप में पहचाना जाता है। अंटार्कटिका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप के तटों पर तटीय ब्लू कार्बन पारितंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कहे कि अंटार्कटिका में ब्लू कार्बन पारितंत्र पाया जाता है तो ऐसा नहीं है, अंटार्कटिका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप पर यह पाया जाता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप डिलाइट IAS, जहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF फॉर्म और बाकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आपको वहाँ पे दी जा रही हैं जो आपके प्रीलिम्स 2023 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो जुड़े हमारे डिलाइट IAS चैनल से, टेलीग्राम से, और वहाँ का लाभ उठाएं। चलिए, थैंक